हेलो, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर आर एस अग्रवाल किताब से मेंस्ट्रुएशन चैप्टर कर रहे हैं, जो आज आखिरी चैप्टर होगा पार्ट ए का, यानी कि एक्सरसाइज ए का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से। और चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप लोग उसका रिस्पॉन्स अच्छा दिया करो, वीडियो को देखा भी करो आप लोग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, यानी कि त्रिभुज की हमें ऊंचाई बतानी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, एक त्रिभुज का और एक अपने पास स्क्वायर का। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, यही होता है क्या, त्रिभुज का एरिया। और वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, त्रिभुज के एरिया में जो चीजें गिवन है वो मैं यहाँ पे रख लूंगा। तो देखिएगा, त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए तो बेस हमें दिया गया 12, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करें, हम ऐसे ही मान लेते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर का जो भुजा है वो कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर क्या करेंगे, 12 गुणे 12, ठीक है भाई। तो एक 12 से 12 कट गया क्योंकि बराबर में है, तो 12 दूनी 24, तो ऊंचाई कितनी निकलेगी, तो आपका जवाब होगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। सवाल का करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का सलूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसको समझने की कोशिश करना और पहले खुद लगाने की भी कोशिश किया करो दोस्तों। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी होगी। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लगा सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल उसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास भुजा स्क्वायर, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। जिसकी प्रत्येक भुजा 60 है, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 है, तो 60 गुणे 60 करेंगे तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है। इस बार हमें त्रिभुज की ऊंचाई दे रहा है और बेस पूछ रहा है, तो बेस को ऐसे ही रख लेंगे। ऊंचाई 90 मीटर है तो 90 रख लेंगे। बात समझ पा रहे हो। तो 2 से हम 90 काट लेंगे पहले, तो ये 45 बार कट गया। 15 से काटेंगे, 15 3 45 और 15 चौको 60, और 3 से जब 60 काटेंगे तो 20 बार कटेगा। और 20 गुणे जब 4 कराएंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 80। यानी हम कहेंगे जो त्रिभुज का आधार होगा वो मेरे पास 80 मीटर होगा। समझ पाए हो क्या आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन बड़े ही बिंदास क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही बेस पर बनाए गए हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो बेस होगा वो वर्ग की भुजा के आधार पर बनाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज मैं मान लेता हूं ऐसे बनाया गया है, ठीक है, यही बनेगा भी। तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने आपसे ये कहा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, मैंने कहा अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए ही होगी, आप कहोगे बिल्कुल, तो ये भी मेरे पास ए ही होगी और ये भी मेरे पास ए ही होगी। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं गौर से देखूं, मैं इनका नामकरण कर दूं तो देखिए और अच्छे समझ में आएगा। ए बी सी और डी, मैंने कहा ये मेरे पास ई पॉइंट है। तो मुझे बताइए समबाहु त्रिभुज जो बना हुआ है क्या वो यही वाला है क्या? आप कहोगे यस सर यही है, डी सी ई। अगर आप देखेंगे डी सी ई, इसमें समबाहु त्रिभुज का बेस क्या है, यानी आधार आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे डीसी है। और डीसी वर्ग का भी बेस है, यानी वर्ग की एक भुजा है। तो यानी कि वर्ग की भुजा अगर ए होगी तो समबाहु त्रिभुज की भुजा भी ए ही ए होगी, दोनों पॉइंट। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। क्यों? 3 कोण बराबर होंगे तो 3 भुजाएं भी बराबर होंगी। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा मैंने मानी है ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। आप समझ पाए हो क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और भुजा इसकी कितनी है, ए ही मानी है, तो इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, 4 उठकर यहाँ आएगा क्योंकि रेशियो में है, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, 4√3। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पे समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए
क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, इस भुजा की विपरीत भुजा की दूरी 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे संगत ऊंचाई, बेस इंटू हाइट इसका फार्मूला होता है। बस डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 18 गुणे 8 144 वर्ग सेंटीमीटर। बस इतनी सी बात। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी हैं, ठीक है। इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई हमारे पास 40 मीटर दे रहा है क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समांतर चतुर्भुज का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल चाहिए। बात को समझ पा रहे हो? तो देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। आप ऐसे लगा सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना दिया, ठीक है। मैंने इसका एक विकर्ण डाल दिया, मैंने नामकरण कर दिया, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये हमारे पास डी पॉइंट हो गया। समझ पाए हो क्या? चलिए, संगत भुजाएं यानी चिपकी हुई भुजाएं, ये लोगे तो ये ले लोगे तो इस पे पहुंच जाएगा, ये वाला ले सकते हो तो इस पे ले सकते हो, तो ये त्रिभुज एडीबी वाले में आ जाएगा, ये लोगे तो त्रिभुज डीबीसी में आ जाएगा, कहीं भी से ले सकते हो। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैंने ये और दो भुजाएं ले ली, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, आप समझ पाओगे ना, आसान सी चीज है। संगत भुजाएं अगर आप देखोगे, विकर्ण की लंबाई हमारे पास 40 मीटर है, जो विकर्ण है वो 40 मीटर है, उसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, और ये 30 मीटर दे रहा है और ये मेरे पास 14 मीटर दे रहा है। सबसे पहले आप ध्यान रखना, एक मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई होगी कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो त्रिभुजों को दो भागों में बांट देता है, ठीक है। तो इसका विकर्ण है, अगर इसका एरिया निकाल लूं तो इसका एरिया जितना होगा उतना ही इसका एरिया होगा, यानी कि दोनों के एरिया कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दोनों के एरिया इक्वल होंगे तो इसका एरिया निकालने पर इसका एरिया ऑटोमेटिक पता लग पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के एरिया कैसे होंगे भाई, बराबर होंगे, और दोनों के एरिया जब बराबर होंगे तो मान लो ये x निकला तो ये कितना होगा, ये भी x होगा, तो पूरे का कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। समझ पाए हो क्या इस चीज को? तो प्राथमिकता यही है कि मैं इसका एरिया निकालूं, त्रिभुज डीवीसी का एरिया निकाल लो, तो आप देखोगे स्केलेन ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं भाई, अलग हैं, विषम बाहु त्रिभुज है, तो उसका मैं एरिया निकालूंगा। कैसे निकालते थे हम लोग निकालते थे S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। समझ पाए हो क्या इस चीज को? इस चीज का यूज करेंगे तो देखो यार ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस के 40 और प्लस के 14 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो S की वैल्यू निकलेगी 15 20 कितना होता है, 35 7 42, यानी कि S की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई, 42। अगर हमने S की वैल्यू 42 निकाल ली, तो अंडर रूट के अंदर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा जो सबसे खतरनाक फार्मूला देखने में लगता है, S इंटू एस माइनस का बी एस माइनस का सी, ठीक है। इसमें आप इसकी वैल्यू को पुट करिएगा तो S की वैल्यू 42 है, और 42 में से जब मैं A वाला पद घटाऊंगा यानी 30 तो 12 बचेगा, ठीक है। 42 में से 40 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, और 42 में से जब मैं 14 घटाऊंगा तो 28 बचेगा। इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो आपका एरिया आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा मित्रों, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इतना ही एरिया इसका आएगा, ठीक है। अगर 168 ये एरिया हो गया, यानी कि ये वाला एरिया कितना निकला है भाई, 168। कितना निकला है, 168। तो मुझे बताओ क्या ये भी 168 होगा क्या? क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज यही है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो समचतुर्भुज को दो विकर्णों में, समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट देता है, ठीक है भाई। 168 ये और 168 ये, तो 8 8 16 16 दूनी 32, यानी कि आपका एरिया कितना हो जाएगा भाई, 336। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सवाल का आंसर होगा। समझ पाए हो क्या? ये एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। आप समांतर चतुर्भुज नहीं है भाई, अब है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल ही मैंने आपको बताया था। इसका एरिया हमारे अनुसार ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है भाई, 144। क्या समझ पाए हो क्या? ठीक है, तो यार देखो कितना हो जाएगा, 1/2। एक विकर्ण हमें लंबाई दे रहा है, विकर्ण की कितनी, 18 सेंटीमीटर। तो मुझे दूसरे की ज्ञात करनी, तो मैं d2 लिख दूंगा, और बराबर कितना हो जाएगा भाई, 144। तो 2 से मैं काटूंगा, 9 टाइम्स कटेगा, और 9 से काटूंगा तो 16 बार कटेगा। तो जो दूसरा विकर्ण होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। यही हमारे पास आंसर होगा। समझ गए क्या आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 108।
जो क्वेश्चन बीच में मैं गैप कर रहा हूं उसका मतलब यही है, सीधा सीधा वो क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 108। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, सबसे छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। देखो अब मैं इसमें चित्र बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो मैंने मान ली ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। मैंने कहा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और जहां पर ये मीट कर रहे हैं ये पॉइंट ओ है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है आपकी। चलिए, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है आप सभी जानते हो, 4 गुणे भुजा परिमाप होता है हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में 52 है। तो मुझे बताइए क्या इसकी भुजा 13 निकलेगी क्या इसकी भुजा 13 निकलेगी क्या? तो ये इसकी भुजा 13 हो गई, आप कहोगे बिल्कुल हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बोलता है छोटा विकर्ण। बात समझिएगा, छोटा विकर्ण यानी कि एक सिंपल सी बात है कि ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, तो ये 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो बार बार मैं बताता आ रहा हूं कि 13 लिखा हुआ है तो ट्रिपलेट होती है भाई, क्या 5 12 13, तो ये 5 होगा तो ये 12 होगा। हो सकता है ये 12 5 हो, ये 12 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये 13 है, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो बोलता है कि छोटा विकर्ण 10 है, तो देखो यार ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी 5 होगा। तो देखो यार ये 10 होगा क्या, जो क्वेश्चन कह रहा है। तो ये अगर 12 हो गया, ये वाला 12, तो ये भी 12 ही होगा। आप कहोगे बिल्कुल, तो बताइए बड़ा वाला विकर्ण कितना हो जाएगा? 12 12 24। यही सवाल का राइट आंसर हो गया। इतना आपको सोचना पड़ेगा। चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, जबकि दो भुजाओं का अनुपात है भाई 3:5। तो एक बार नजर ये मारो, सबसे छोटी भुजा हमारे 3 के रेशियो में ही होगी, तो वो संख्या दोनों जो 3 के मल्टीपल से कट जाए, तो 3 के मल्टीपल से कटने वाली संख्या आपके पास मेरे हिसाब से 24 ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, यही सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, 3 के मल्टीपल से जो संख्या कटेगी वही इसका आंसर होगा। तो चारों ऑप्शन ऐसे ही दिए हैं पेपर में या क्वेश्चन में, जिसका आंसर हमारे पास बी ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बट ठीक है, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई एक खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल को चर सकता है? ये घोड़े वाले क्वेश्चन आयत के हिसाब से कभी भी टपकाए जाए तो ध्यान रखना है, इसका डायरेक्ट आप फार्मूला लगाया करो, πr²/4। क्या लगाया करो बस, बाकी कुछ नहीं, πr²/4। क्यों? आप देखिएगा, मैं फिगर से आपको समझाता हूं कि एक आयत है, ठीक है, अधिकतम रस्सी का अगर मैं बांटूं कि घोड़ा मान लो यहां से यहां तक का घास खाता है, तो मैं पूरा सर्किल बनाऊंगा, तो ये सर्किल की रेडियस हो गई क्या, सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये भी देखोगे आप, तो ये चौथाई भाग हिस्सा जा रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री, क्योंकि पूरा एरिया तो पूरा सर्किल बनेगा 360 पे, 90 डिग्री पे निकालना है तो 1/4 होगा क्या, बस यहीं पे वैल्यू रख लो। तो ये 14 मीटर आपके पास त्रिज्या का काम करती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 × 4 इंटू 14 का वर्ग, यानी कि 14 × 14। बस इस बात को आप लोग सॉल्व कर लो, आपका आंसर कंप्लीट है, आ चुका होगा। ठीक है भाई, तो देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कैंसिल, 2 सत्ते 14, 22 गुणे जब 7 कराएंगे तो आपका जो एरिया होगा वो 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 154 वर्ग मीटर होगा, क्योंकि मीटर में यूनिट है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि वह कौन सा एरिया होगा जिसमें घास वह नहीं चर सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं चरने वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। अधिकांश लोगों को ये मेथड ही याद रहते हैं, या ये क्वेश्चन ये दिमाग में छपा हुआ रहता है। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता नहीं चर सकता है, तो आप जो चर सकता है उसके एरिया निकाल लो और एक आयत का एरिया निकाल लो, दोनों को घटा लेना, तो वो एरिया पता चल जाएगा जिसमें वो घोड़ा घास को नहीं चर पाएगा। ये सवाल का हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए तो। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 112 पर आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखने में ये लेंदी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, मैंने चित्र को पहले ही ड्रॉ कर लिया है। एक समबाहु त्रिभुज ABC है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके परिवृत्त की त्रिज्या R है, चलिए कोई बात नहीं। एंगल A, एंगल B और एंगल C के अर्धक, यानी कोण A, कोण B और कोण C के अर्धक। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन में, ताकि मैं समझा सकूं सही से।
एंगल बी, एंगल सी और एंगल सी के जो अर्धक हैं वो डी पॉइंट पर मीट करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। जिसमें से AD, BD और CD मेरे पास बराबर हैं, ये आप अपने आप बराबर हो जाएंगे, AD, BD और CD, और उनकी त्रिज्या R है, R है, R है। क्वेश्चन में कह रहा है, बोलता है कि AD को बढ़ाकर थोड़ा E पर लाया गया है जो BC को काटता है, ठीक है। तो AD को हमने थोड़ा सा बढ़ाया है और E पॉइंट पर मिला दिया जो कि BC को बराबर काटता है, ठीक है ना। चलिए, त्रिभुज ABC के लिए कौन सा कथन निम्न में से सही होगा? तो आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर अगर जाएं तो मुझे DE के रिस्पेंस में चीजें चाहिए, DE का रिस्पेंस मुझे चाहिए, यानी कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए ही चाहिए। और ये जब चाहिए तो बताइए ये बराबर जब काट रहा है तो क्या ये 90 डिग्री होगा क्या? बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, सामने चित्र भी है आपको दिख रहा होगा। तो देखो, त्रिभुज का जो एरिया होता है वो अपने पास क्या होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो आधार तो मेरे पास BC ही हुआ, आप कहोगे बिल्कुल। संगत ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो AE हो गया, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। यहां तक मुझे बताइए कोई दिक्कत है क्या किसी को? इतनी बात से किसी को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ यार, ये जो BC लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे रिस्पेंस DE पर ही लाना है, तो देखो मैं कहां से ला सकता हूं। देखो, ये जो BC लिखा हुआ है अपने पास, ये जो BC लिखा हुआ है, क्या ये BE प्लस EC लिखा हुआ है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं अपनी भाषा में एक प्रकार से और, कि BC को मैंने लिख दिया क्या, BE प्लस का EC। क्या समझ पाए हो क्या इस चीज को? BE प्लस का EC मैंने इसको लिख दिया। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं AE की बात करूं, तो ये AE क्या लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या ये AD प्लस DE लिखा हुआ है? आप कहोगे बिल्कुल। क्या ये AD प्लस DE लिखा हुआ है? अगर मैं AE की बात करूं, BC को मैंने BE प्लस EC लिख दिया और AE को मैंने AD प्लस DE लिख दिया। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, फिर मैं नीचे आता हूं, साफ साफ और लिखूंगा। क्लियर है? यहां तक बताइए कोई डाउट है क्या? अब मुझे देखो, अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर ये 90 डिग्री इसको काट दिया तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी क्या? क्या ये भुजा आपस में बराबर होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर होंगी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो मैं BE को, अगर दोनों बराबर है तो मैं क्या BE को AC लिख सकता हूं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2। BE को मैंने AC लिखा तो EC प्लस EC क्या हो जाएगा भाई, 2AC। कितना हो जाएगा भाई, 2AC। मुझे बताइए क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब मुझे बताइए AD की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे AD का मान है R, R, और DE मैं ऐसे ही रख लेता हूं क्योंकि मुझे DE की रिस्पेक्ट में चीजें चाहिए, ठीक है। और DE का मैं ऐसे ही मान रख लेता हूं क्योंकि मुझे DE की रिस्पेक्ट में चीजें चाहिए। मुझे बताइए क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आप कहोगे नहीं दिक्कत है, समझ में अच्छे से आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। देखो यार, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से तो हमारे पास 2 कैंसिल हो गया। यहां तक मुझे बताइए कोई दिक्कत है क्या? बोलो, सही समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब R प्लस DE मिलने लगा है तो आप ऑप्शन चेक करके देखिएगा, हम लोग यानी कि सही जगह पहुंच रहे हैं। अब ये EC है तो मैं EC को क्या लिख सकता हूं? तो देखो, EC को मैं लिखना चाहूं तो मैं एंगल ये वाला उठा लूं त्रिभुज, देखिएगा ये वाला और ये वाला और ये वाला, मैं इसको अलग से बनाता हूं, देखिएगा यहां पे दिख रहेगा आपको, देखिएगा ये वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मुझे E पॉइंट है, ये मेरे पास C पॉइंट है, ये मेरे पास D पॉइंट है, ठीक है। समझ पा रहे हो? इसमें DC की वैल्यू मेरे पास R दी गई है और EC हमें ज्ञात करना है, और DE हमें भी, DE हम ऐसे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। बस इतना ही से मुझे काम करना है। तो मुझे बताइए क्या ये 90 डिग्री पे बन रहा है क्या? 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी कि EC स्क्वायर प्लस का DE स्क्वायर। मुझे मान किसका चाहिए? EC का चाहिए, तो मैं EC को स्टार लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो और ये भी जाएगा माइनस का, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, R माइनस का DE का होल स्क्वायर। क्या समझ पाए हो क्या? ठीक है, लेकिन R स्क्वायर है ना, R स्क्वायर और माइनस का DE स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताइए सिर्फ EC की वैल्यू कितनी होगी? तो EC की, क्योंकि देखना माइनस चिन्ह कॉमा लिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो EC की वैल्यू क्या हो जाएगी, R स्क्वायर माइनस का DE स्क्वायर और पावर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं।
क्योंकि दोस्त मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसके हिसाब से आंसर बताना है इस वजह से, वरना अंडर रूट भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं इसी की जगह क्या इस चीज को पुट कर सकता हूं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो देखो यार इसी जगह क्या करूंगा, आर स्क्वायर माइनस का डीई का स्क्वायर, ठीक है, और पावर कितनी लगी हुई है भाई 1/2, क्लियर है, मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है आर प्लस डीई, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बना क्या वर्गांतर, तो एक जगह हम लिखेंगे क्या आर माइनस का डीई की पावर 1/2 और एक जगह हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा आर प्लस डीई की पावर 1/2 और ये r प्लस डीई की पावर 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो पावर 1 तो लिखी ही होती है। तो मुझे बताइए क्या ये वाला बेस क्या ये वाला बेस बराबर हो गया क्या, तो 1/2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा भाई 3/2, तो आंसर क्या आएगा r माइनस का डीई की पावर 1/2 इंटू आर प्लस का डीई की पावर 3/2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर अपना चेक कर लीजिएगा वही हमारा आंसर होगा। r माइनस का डीई की पावर 1/2 r प्लस का डीई की पावर 3/2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये सवाल का मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। बेहद ही आसान है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, एक बार वीडियो को पीछे करके और देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएंगी, क्लियर है ना। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा। ये बात ध्यान रखना कि त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल अगर डायरेक्ट शॉर्टकट पता है तो दोस्तों क्वेश्चन सेकंडों का, वरना आप टाइम लगाते अपना टाइम खराब करते रहोगे, टाइम आपका वेस्ट होगा। मैं चीजें लिख देता हूं, त्रिभुज का परिवृत्त और त्रिभुज के अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। त्रिभुज का जो परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या पाई ए स्क्वायर अपॉन 3, ये ए बना हुआ है आप 9 मत समझना, ठीक है, मेरा ए ऐसे बन जाता है पाई ए स्क्वायर अपॉन 3, ये त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, और पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 ये त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इनके बीच का मुझे डिफरेंस चाहिए, जहां पर ए जो है त्रिभुज की भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ मैं क्या पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले सकता हूं क्या, आप कहोगे बिल्कुल, तो 1 बचेगा और ये पूरा ऊपर 1 बचेगा, बाई नीचे बन जाएगा कितना 3 चौको 12 यानी कि 1/4, क्लियर है क्या, इस बात को समझ गए आप लोग। बस इसको सॉल्व कर लो तो देखो कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 एकम 4 में से एक जाएगा 3/4, क्लियर है। तो ए की वैल्यू मैं रख लूंगा, देखो कितना हो जाएगा पाई की वैल्यू रखा मैंने 22/7, ठीक है, और इंटू 3 तो रहेगा, ए का वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 8 है तो 8 का वर्ग 64 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई 3/4, बस इतनी सी बात है, सॉल्व कर लो। 3 से तो 3 निपट गया, 4 से मैं काटूंगा 16 बार कटेगा, 22 गुणे 16 करा लो तो देखो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 की 2 352, कितना हो जाएगा 352/7, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा भाई 50 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, 50 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आपको ये चीजें याद नहीं थी तो आप चित्र बनाते फिर इसको लगाते तो आपका टाइम वेस्ट होता। ये ध्यान रखिएगा, ये परिवृत्त का होता है, ये परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है, और ये मेरे पास अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज की बात करूं मैं, आप और प्रकार से भी क्वेश्चन लगा सकते थे, नो डाउट, परिवृत्त की आप त्रिज्या निकाल लेते। अगर मैं परिवृत्त की त्रिज्या निकालता तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग, r बराबर ABC अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल, r बराबर ABC अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी परिवृत्त की ये त्रिज्या निकाल सकते थे आप लोग। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते थे, स्मॉल r बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर, ये डेल्टा जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को डिनोट करता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर से भी आप निकाल सकते थे। बहुत सारे तरीके थे क्वेश्चन को लगाने के, ठीक है, लेकिन जो सबसे आसान था अगर आप याद कर लेते, इस चीज को याद था तो आप जल्दी लगा सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पर आते हैं मित्र। क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर रेखा पर खींची जाती है, इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति से क्या अनुपात होगा। कोई भी समांतर भुजा खींचोगे अगर वो 1 होगी
अब बड़ा उससे अगर खींचोगे तो मेरे पास भुजा 2 हो जाएगी। तो अगर भुजाओं के बीच का अनुपात मेरे पास सिमिलर होंगे, कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे, तो सिमिलर है तो उनकी परिमिति का अनुपात भी वही होगा। अगर ये भुजा 1 होगी, बड़ा खींचोगे तो 2 हो जाएगी उसी समांतर में, तो 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सी बात है, ज्योमेट्री का इसमें थोड़ा सा यूज है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन लगेगा कैसे, ठीक है। चलिए देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, आप कहोगे बिल्कुल बना दिया भाई, त्रिभुज की बात चली ना, तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने कहा ये ट्रायंगल मेरे पास ए है, ये ट्रायंगल बी है, इनके शीर्ष से, तो इसका शीर्ष है मेरे पास ये, तो यहां से एक लाइन खींची गई है और फिर इसके भुजा से समांतर एक भुजा खींची गई, तो इस प्रकार से खींची गई है, तो इससे खींची गई तो इस प्रकार से खींची गई। ये ट्रायंगल और बन गया भाई, डी ई और एफ। ठीक है, क्या समझ पाए उस चीज को? ठीक है, बस इतनी सी बात है। देखो यार, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा आपके इसके समांतर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? तो मैंने अगर आपसे ये कहा, देखो सिंपल सी बात है, मैंने अगर आपसे ये कहा कि ये भुजा मेरे पास 1 है, तो ये बताइए बड़ी वाली भुजा 2 होगी क्या? ये बड़ी वाली भुजा 2 होगी क्या? आप कुछ भी ले लो भुजाएं, मैंने कुछ भी ले लिया तो आप बिल्कुल, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुगना ही होना है, ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि यहां तक तो ये मेरे पास 1 ही होगा, इतनी दूरी समान ही होगा, तभी तो मिड पॉइंट पे ये काट रहे तो 2 ही होगा। अगर ये भुजा मेरे पास 2 है तो बताओ ये कितनी होगी? तो आप कहोगे 4 होगी, तो आप कहोगे 4 होगी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी मान लो, मैंने 1 2 3, मैंने इसको 3 मान लिया, तो बताइए ये कितना होगा? तो आप कहोगे 6 ही होगा। अब बोला है कि बने त्रिभुज की परिमिति, तो बना त्रिभुज कौन सा था भाई? डी ई और एफ। परिमिति क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग भाई, तो कितना हो जाएगा? देखो 2 और 6 2 8 8 12 है, कितना हो जाएगा? डी ई एफ की परिमिति 12। और जो छोटा वाला त्रिभुज है कौन? ए बी सी, इसकी परिमिति क्या हो जाएगी? 2 1 3 3 6। तो देखो अनुपात कितना बना? 6 एकम 6 6 दूनी 12। तो भी आपका रेशियो कितना बनेगा भाई? 2:1 बनेगा। यही सवाल का राइट आंसर होगा, 2:1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आपकी एक्सरसाइज ए मैंने कंप्लीट करा दी है, मेंसुरेशन 2D की। मेंसुरेशन हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मेंसुरेशन 2D का हमें जो है एक्सरसाइज बी का भी सोल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट करना, तो ही मैं सोल्यूशन उसका कराऊंगा, अन्यथा मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट भी क्या करें, वीडियो को देखा करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू।